वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, यानी कि प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत से बाहर भी इन्होंने क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था और इन्होंने एक मासिक पत्र का इंडिया सोशलिज्म का भी प्रकाशन किया था। तो आज एक दूसरे क्रांतिकारी जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भागोर गांव महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने 1901 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां इनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक से हो गई। ठीक है, इसी समय वीडी सावरकर ने अपने साथियों के साथ में मित्र मेला नामक संगठन बनाया। और यह संगठन कब बनाया था? बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के समय वीडी सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन बनाया और इस संगठन से इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। ठीक है, इसके अलावा वीडी सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म नहीं बल्कि 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संग्राम को गदर ना कहकर स्वतंत्रता का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर लिया था तो वीडी सावरकर को गिरफ्तार करके
अंडमान की सेलुलर जेल में, अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया। और इस सेलुलर जेल में जब वीडी सावरकर को यातनाएं दी जा रही थी तो ये इन यातनाओं और कष्टों से परेशान होकर के इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिका की, जिसमें इन्हें सेलुलर सर्वप्रथम जो दया याचिका दायर की थी वीडी सावरकर ने, वो की थी 1910 में, और अंतिम बार दया याचिका 1918 में की गई थी। इस दया याचिका के साथ ही बीडी सावरकर के साथ महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक ये भी थे, और इन्होंने भी कहा था कि इस बीडी सावरकर को बिना किसी शर्त से और जेल से रिहा कर दिया जाए, यानी कि इन्हें छोड़ने में किसी भी शर्त को नहीं अपनाया जाए। और इस तरह से 1921 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें सेलुलर जेल से मुक्त कर दिया और रत्नागिरी जिले की जेल में डाल दिया। लेकिन मई 1921 में इन्हें रत्नागिरी से भी मुक्त कर दिया, लेकिन इनसे यह शर्त रखवाई गई कि ये 5 वर्ष तक कोई भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। और जेल से छूटने के बाद में वीडी सावरकर हिंदू राष्ट्रीय महासभा के सदस्य बन गए। इसके बाद बीडी सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक मुहिम चलाई थी, और बीडी सावरकर ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी किया तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए सैनिकों से आह्वान किया। अंत में इन्हें जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इन पर यह आरोप लगाया गया था कि बीडी सावरकर ने महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे को सहायता दी थी, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया। तो ये रहा बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। एक बार दोबारा देखिए, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागोर गांव में हुआ था। 1901 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्हें दाखिला मिल गया, जहां इनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक से हुई थी। इन्होंने बंगाल विभाजन के समय अपने मित्रों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई, और बीडी सावरकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म नहीं बल्कि 2 जन्मों का आजीवन कारावास दिया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संग्राम को गदर ना कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था।
इन्होंने 1857 से संबंधित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। इसे प्रकाशित होने से पहले अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां कठोर यातनाओं के कारण इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने दया याचिका लगाई और सर्वप्रथम 1910 में दया याचिका लगाई और अंतिम बार 1918 में लगाई थी। इसकी दया याचिका के साथ ही लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि इन्हें बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिया जाए। 1921 में वीडी सावरकर को सेलुलर जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन रत्नागिरी की जेल में डाल दिया और मई 1921 में इन्हें रत्नागिरी जेल से भी मुक्त कर दिया और कहा कि 5 वर्ष तक कोई भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। वीडी सावरकर ने हिंदू राष्ट्रीय महासभा के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण कर ली और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया तथा अंग्रेजी सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता देने के लिए कहा था। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में इन्हें बरी कर दिया था। तो ये रहा विनायक दामोदर सावरकर, यहां तक नोट कीजिए। अगला टॉपिक है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, देखिए बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात श्री पी मिश्रा ने किया था। ठीक है, इन्होंने 1905 में अनुशीलन समिति नाम का संगठन बनाया और बंगाल में राजनीतिक जागृति बंगाल विभाजन के बाद आई। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य बंगाल विभाजन को रद्द करवाना नहीं बल्कि स्वराज्य प्राप्ति भी था। 1905 में वारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक में अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी कार्यों के बारे में बताया। इसके अलावा संध्या व युगांतर नामक पुस्तकों में भी अंग्रेज विरोधी कार्यों के बारे में बताया गया। एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाथे, इसमें भी क्रांतिकारियों से हथियार एकत्रित करने की बात कही गई थी। तो इस तरह से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुए जिसका सूत्रपात किया था श्री पी मिश्रा ने।
यहाँ ये 1905 नहीं है। और पी मिश्रा ने अनुशीलन समिति नामक एक संगठन बनाया था। ठीक है, बंगाल में राजनीतिक जागृति कब आई? बंगाल विभाजन के बाद। लेकिन बंगाल विभाजन के बाद इस बंगाल विभाजन को रद्द करवाना ही यहाँ के क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य नहीं था, बल्कि स्वराज्य प्राप्ति भी उनका मुख्य लक्ष्य था। 1905 में बारिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें क्रांतिकारियों से संबंधित जो सूचनाएं थी उनका वर्णन किया है। संध्या व युगांतर नामक पत्रिकाओं में भी क्रांतिकारियों के कार्यों की विवेचना की गई और एक अन्य पुस्तक मुक्ति कौन पाथे में क्रांतिकारियों से हथियार एकत्रित करने की बात कही गई थी। यहां तक नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है अपना किसान आंदोलन। देखिए, भारत में किसान आंदोलन होने के क्या कारण थे? भारत के किसान आंदोलन अलग हैं और राजस्थान के किसान आंदोलन अलग हैं। देखिए, भारत की जो प्राचीन कृषि व्यवस्था थी उसे ब्रिटिश सरकार ने तोड़ दिया, यानी नई प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से प्राचीन कृषि व्यवस्थाओं को तोड़ा जा रहा था, ढीला किया जा रहा था। इस सामंतशाही व्यवस्था को तोड़ने के लिए किसानों ने एकजुट होकर के और आंदोलन कर दिए, क्योंकि नए जो नियम थे, नए जो कानून थे, उनमें किसानों पर अत्यधिक कर भार था और अत्यधिक भू राजस्व वसूल किया जा रहा था, जबकि अकाल, महामारी तथा वर्षा की अनिश्चितता के कारण जो किसान थे वो गरीब होते जा रहे थे और कर्ज के बंधन में दबते हुए जा रहे थे। तो किसानों ने अपनी सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दिए और वही कहलाए किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण क्या थे? उनमें पहला है अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भू कर नीतियां। दूसरा है बार बार लंबे समय तक अकाल पड़ना। अगला कारण था किसानों से जमींदारों व सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूलना। अगला कारण था व्यापारियों साहूकारों द्वारा चंगुल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करवाना। तो इस तरह से ये अनेक कारण थे जिससे कि भारत में किसान आंदोलन हुए थे। तो एक बार दोबारा देखिए, भारत में किसान आंदोलन के अनेक कारण थे, जिनमें प्रमुख आपको बता दिए गए हैं कि अंग्रेज सरकार की जो प्रशासनिक भूकर नीतियां थी, यानी कि लगान की दर में वृद्धि करना था। बार बार भारत में लंबे समय तक अकाल पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंग्रेजी सरकार थी वो करों में कमी या कटौती नहीं करते थे। किसानों से जमींदारों और सामंतों द्वारा अधिक से अधिक कर वसूला जाता था और व्यापारियों व साहूकारों द्वारा किसानों को झूठे दस्तावेज तैयार करवाकर, यानी उन्हें चंगुल में फंसा करके और उनकी जमीन से संबंधित झूठे कागजात तैयार करवा लिए जाते थे, जिनसे उनकी जमीन को किसान
जिनसे उनकी जमीन को साहूकार और सामंतों द्वारा जबरदस्ती ले लिया जाता था। तो ये सभी कारण थे जिससे भारत में किसान आंदोलन हुए। तो ये अनेक कारण थे जिसके कारण भारत में किसान आंदोलन हुए। अब भारत में किसानों से संबंधित आंदोलन कहाँ कहाँ हुए, जैसे कि बंगाल में किसान आंदोलन हुआ था, खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था, चंपारण बिहार में किसान आंदोलन हुआ था। तो एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं बंगाल में किसान आंदोलन। तो देखिए पहला किसान आंदोलन है बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का आंदोलन। देखिए यह आंदोलन बंगाल राज्य से संबंधित था और इस आंदोलन में अंग्रेजी भूस्वामियों के विरुद्ध था। ठीक है, इस आंदोलन में किसानों का साथ पूंजीपति, श्रमिक, सामंत व जमींदारों ने दिया था। इस आंदोलन के तहत 19वीं सदी में कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त भूस्वामियों ने बंगाल के किसानों से उनकी जमीन पर जबरदस्ती नील की खेती उगाने को कहा, लेकिन किसानों ने मना कर दिया क्योंकि नील की खेती उगाने से किसानों को लाभ कम था, बल्कि अंग्रेज जो अधिकारी थे उनको ज्यादा लाभ होता था। ऐसा बताया जाता था कि नील की खेती जिस भूभाग पर उगाई जाती थी वह भूभाग 3-4 वर्षों बाद बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाता था। इसके अलावा नील की खेती उगाने के बाद में किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा या उचित दाम नहीं मिलता था। तो लोगों ने यानी कि वहां के किसानों ने और जमींदारों साहूकारों ने नील की खेती उगाने से मना कर दिया। अप्रैल 1860 में बाराबाद, पावना व नदिया जिलों के किसानों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। इस कारण वहां की सरकार को किसानों के लिए नील आयोग का गठन किया गया और वहां के नील उत्पादक किसानों की समस्याओं के बारे में सुना गया था। तो बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो था अंग्रेजी अधिकारियों के विरुद्ध जबरदस्ती नील की खेती करवाना, और ये अंग्रेजी भूस्वामियों के विरुद्ध आंदोलन था। इनमें किसानों का साथ पूंजीपति, श्रमिक, सामंत और जमींदार तथा वहां की आम जनता ने दिया था। 19वीं सदी में कंपनी के कुछ अवकाश प्राप्त भूस्वामियों ने बंगाल के किसानों को उनकी जमीन पर जबरदस्ती नील की खेती उगाने को कहा था, लेकिन लोगों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलने और
कुछ समय बाद उनकी उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित होने के कारण लोगों ने वहां नील उगाने से इनकार कर दिया। इसलिए अप्रैल 1860 में बाराबाद, पाबना और नदिया जिलों के किसानों ने संगठित होकर के अंग्रेजी सरकार की नीतियों और उनकी नील उगाने की बात को नकार दिया, जिससे वहां आंदोलन हो गया और वहां किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए नील आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और कल यानी कि फ्राइडे को आपको टेस्ट होगा। तो यहाँ तक जो पढ़ा दिया गया यानी पिछला टेस्ट जो लिया है वहां से लेकर के आज तक जो कुछ पढ़ाया गया उससे संबंधित आपको तैयारी करनी है। ठीक है, वीडियो को बार बार देखना और अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है। इससे संबंधित नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं और मंडे को यानी कि चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन आदि आंदोलन जो किसान आंदोलन है भारत के उनके बारे में पढ़ाया जाएगा और कल होगा आपका टेस्ट। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।